देह शिवा बर मोह इहे शुभ कर्म न ते कबहू न टरो न डरो अरिसो जब जाए लरो निश्चय कर अपनी जीत करो। नमस्कार दर्शकों, जिंदगी कैफे संवाद नो हिलारो कार्यक्रम में मैं निशित जोशी आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, मैंने जो ये शुरुआत में बात कही वो गुरु गोविंद सिंह जी ने ये बात कही है। ये बात सुनते ही किसी भी व्यक्ति में एक नई ऊर्जा का संचार हो जाता है। इसका अर्थ ये है कि हे भगवान, हे परमात्मा, मुझे ये वर दे कि मैं अच्छे कर्म करने से कभी पीछे ना हटूं। अगर मैं युद्ध में जाऊं तो युद्ध में शत्रु से न डरूं और युद्ध में अपनी जीत निश्चित करूं। ये इतना अच्छा ख्याल है और इस विचार से हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, क्योंकि आज हमारे साथ जो शख्सियत जुड़ी है उन्होंने ये बात को अपना जीवन मंत्र बनाया। उनकी माताजी ने उन्हें ये बात सिखाई और फिर वो आगे चलते रहे और कभी उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। आज दर्शकों, ये एक देश की सबसे बड़ी एफएमसीजी संस्था से जुड़े हैं, जिनके साथ 36 लाख किसान भी जुड़े हैं। उनका एक ही जीवन मंत्र है कि संस्था का विकास पहले होना चाहिए। अगर संस्था विकास करती है तो कर्मचारी का विकास अपने आप ही हो जाता है। वो चुनौतियों से कभी घबराते नहीं, उसका सहर्ष स्वीकार करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि चुनौतियां आने से ही हमें नई नई सफलताएं मिलती है। और उन्होंने भी इस तरह से ही चुनौतियों का स्वीकार किया और अपने जीवन में एक अच्छा मुकाम हासिल किया। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर रुपिंदर एस सोडी से। सोडी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका जिंदगी कार्यक्रम में। नमस्कार जी। नमस्कार। थैंक यू सर। जो इतना उत्साहित स्टार्ट किया गुरु गोविंद सिंह जी 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 सर, बहुत ही अच्छा जी। सोडी साहब, जैसे तो इंट्रोडक्शन में तो बहुत कुछ बोला, तो वो हम उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। आपके बचपन से शुरुआत करते हैं। पंजाब का फिरोजपुर ज़िला, वहाँ आपका जन्म हुआ। आपका बचपन कैसा था? आप स्कूल में कहाँ तक पढ़े वहाँ पे, फिर आप कहाँ गए? आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए निशित जी, हर आदमी का जो बचपन होता है वो एक सबसे अच्छा जिंदगी का हिस्सा होता है। बिल्कुल। और वही हिस्सा आपकी पूरे जिंदगी की नींव भी डालता है। मैं बहुत ही लकी था, फॉर्चुनेट था कि मेरा जन्म पंजाब में फिरोजपुर जिले में एक छोटा सा गांव है, रत्ता खेड़ा, भाई गुलाब सिंह वाला। सिर्फ 50 घर होंगे वहाँ। अच्छा। 18 किलोमीटर वहाँ हुआ। खेती थी घर की। और दिसंबर 1958 में जन्म हुआ। 1965 तक गांव में या फिरोजपुर सिटी में हम रहते थे। आई थिंक फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड तक गांव में पढ़े या फिर फिरोजपुर में जी। फिर 1965 में, क्योंकि गांव हमारा पाकिस्तान बॉर्डर के पास ही था। अच्छा। और 1965 की जो वॉर हुई तो फोर्सफुली हमको शिफ्ट किया गया। अच्छा। दिल्ली में। ओके। हम दिल्ली गए थे टेम्परेरी, कि वहाँ जाएंगे, जैसे ही वॉर खत्म होगी वापस आ जाएंगे। और वहाँ पे क्योंकि हमारे पिताजी का नौकरी, बिजनेस यहाँ था, उन्होंने नौकरी की, कोई और था नहीं, तो हमने वहाँ पे एक कॉलोनी है जो सरकारी लोगों की है, आरकेपुरम। जी जी जी। वहाँ सेक्टर 1 में हमने एक जो चपड़ासी या जो पीर के घर मिलते हैं जी, वो किराए पे लिया। 20 रुपए प्रति मंथ लिया था जी। वो हमने किराए पे लिया। और वहाँ पे सेक्टर 1 में ही दिल्ली म्युनिसिपल स्कूल में मैंने एडमिशन लिया। अच्छा। और 8वीं क्लास तक सेक्टर 1 के दिल्ली म्युनिसिपल स्कूल में मैंने अपनी एजुकेशन ली, हिंदी मीडियम में। अच्छा। पिताजी क्या बिजनेस करते थे आपके? पिताजी का बिजनेस नहीं था उनका। जब हम पंजाब में रहते थे तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का था और खेती थी। अच्छा, खेती का। वहीं पे उन्होंने कंस्ट्रक्शन कंपनी में नौकरी कर ली। अच्छा, बहुत बढ़िया। और फिर म्युनिसिपल स्कूल में 8वीं पास की। फिर वो उस वक्त क्या हाई सेकेंडरी 11 बरस की होती, 11th तक। यस। तो 9th से 11th अगेन हिंदी मीडियम में गवर्नमेंट स्कूल सेक्टर 3 में हम पढ़े। अच्छा। तो स्कूलिंग आप मानेंगे कि दिल्ली में गवर्नमेंट या म्युनिसिपल स्कूल में, पर गांव से जुड़े हुए थे। चाहे गर्मियों की 3 महीने की छुट्टी हो, बिल्कुल, चाहे सर्दियों की हो, चाहे दिवाली की हो, पंजाब मेल पकड़ के फिरोजपुर और वहाँ से बस पकड़ के लोहगढ़, और लोहगढ़ से 5 किलोमीटर सामान उठा के पैदल रत्ता खेड़ा जाते थे जी। और
खेती थी, तो वो जब भी छुट्टी पे जाते थे, लोग छुट्टी अभी भी करते हैं, मस्ती मारते थे, हमारा काम 4 गुना बढ़ जाता। तो क्योंकि गर्मी में जाएंगे तो गेहूं की कटाई चल रही थी और उसकी वो थ्रेशिंग होती थी, और उसके थोड़ी देर बाद बरसात आएगी तो आपकी धान की ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल शुरू हो जाती थी, ट्रांसप्लांटेशन। राइट। तो पढ़ाई भी और गांव में खेत में काम भी करना, दोनों साथ साथ। बहुत बढ़िया, पढ़ाई भी, गांव में खेत में काम। आप आर के पुरम में रहे, दिल्ली में। दूसरा एक, जब छोटे बच्चे होते हैं तो जाहिर सी बात है कि शरारत वगैरह होती रहती है। माता पिता से डांट भी पड़ी थी। आप, हमने ऐसा भी सुना है कि जब माता जी आपकी जाती थी बाहर तो आप चोरी छुपे, आपके भाई और आप 4 भाई हैं, तो खीर हलवा सब बना के फिर बर्तन साफ करके रख देते। तो ये जरा घटना बताइए, फिर जो डांट और मार पड़ती थी वो, उसके बारे में थोड़ा बताइए हमारे। देखिए निश्चित जी, हम 4 भाई हैं, कोई बहन नहीं। मदर हमारी म्यूजिक टीचर थी, वहाँ पे इंग्लिश मीडियम स्कूल थे, लाहौर मॉन्टेसरी स्कूल। वो सुबह सुबह उठती थी कोई 5:30-6 बजे, घर का काम करना, नाश्ता बनाना, हमको सबको नहलाना, जूड़े करने, क्योंकि छोटे छोटे थे, और तैयार करके स्कूल चली जाती थी। अब हम 4 भाई अकेले, क्योंकि हमारा जो स्कूल था वो सेकंड शिफ्ट में था, तो 1-1:30 बजे लगता था दोपहर को। अब आप पूरे खाली हो, 4 भाई 2-2 साल के डिफरेंस के, तो आप इमेजिन सकते हो कि मतलब 2 ग्रुप बने, पर लड़ाई झगड़े तो करने ही करने, चाहे वो पोते से, चाहे झाड़ू से, चाहे वो जो कपड़े धोने वाली तो उससे करनी। और फिर खाने पीने उन दिनों में लिमिटेड, आपको ये नहीं कि आप जो चाहे वो खा पी सकते हैं, चाहे वो दूध की मलाई है, चाहे घर का कोई मिठाई है। उस वक्त के, आजकल तो रेफ्रिजरेटर, उस वक्त तो रेफ्रिजरेटर होते नहीं थे। एक लकड़ी की जाली होती थी ताकि उसमें हवा आ जा सके, उसमें खाने पीने का ऐसा सामान, कुछ कोई मिठाई हो, कोई खीर हो, कोई बिस्किट हो, वो पड़े रहते थे। और वो मदर लॉक करके जाएंगे, नहीं तो बच्चे तो चारों एक दिन में सब खत्म कर। तो हम तो मतलब खाने पीने के शौकीन थे, या बच्चों में तो होता ही है। तो एक ऊपर ड्रॉर होता था और नीचे तो लॉक लगा हुआ, हम लोग वो ड्रॉर निकाल लेते थे और ऊपर से, ड्रॉर के ऊपर से हाथ डाल के खाना खा लेते थे। अब हलवा, अब घर पे आटा भी है, तेल या उस वक्त वनस्पति था वो, अब हलवा बना लेना, पर मदर को पता चल ही जाता था, वो कहीं ना कहीं गिरा रह जाता था, कढ़ाई के पीछे लगा रह जाता था, या कहीं किचन में गिर जाता था। तो वो यादगारें तो बहुत बढ़िया है। और पर एक बात आ दूं, आजकल के बच्चे हम भी देखते हैं, हमारे भी बच्चे हैं और आपके भी हैं, सब हैं, उस जमाने में जो हम मस्ती खेलते थे ना, देखिए चाहे वो पतंग उड़ाना हो, पतंग के मौसम पूरा दिन छत पे रहना, चाहे वो क्रिकेट खेलनी हो, चाहे बरसात आ जाए तो चक्कू का गेम होता था, या वो लट्टू चलाने, या वो कांच के वो बनते हम कहते कंचे खेलने, मतलब कोई ऐसा गेम नहीं था जो हम हमेशा ना खेलते हो। बहुत अच्छा। सबसे मस्ती के दिन थे बहुत। बस। तो अभी मस्ती के दिन से अब थोड़ा ऊपर आते हैं। स्कूल ख़त्म हुई, आप, अच्छा, बतौर स्टूडेंट आप कैसे थे? रैंकर थे? ना, कभी लाइफ में ना, कहीं पे भी मैं रैंकर नहीं रहा। देखिए हमारा था कि मीडियोकर थे, पास हुए, कभी फेल नहीं हुए, और मार्क्स मतलब बीच में से ऊपर ही आते थे, पर पढ़ाई के एग्जाम से एक दिन पहले ही पढ़ते थे। होमवर्क भी 50-60% करके जाते, पर इतना था कि थोड़ा सा जैसे ग्रास्पिंग पावर अच्छी थी, तो क्लास में हमारा उसमें रट के बोलना होता था, चाहे संस्कृत के श्लोक हों, चाहे पहाड़े हों, तो वो हम 5 मिनट में रट के टीचर को सुनाते थे, तो बहुत खुश होते थे। और उन दिनों तो देखिए टीचर भी बहुत अच्छे होते थे। मुझे याद है, हमारा जब म्यूनिसिपल स्कूल में पढ़ता था, हमारे क्लास 4th क्लास में मेरे टीचर का नाम था गजय सिंह। तो पढ़ाने का भी, फिर शाम को वो अपने गार्डन में, हमको गार्डन में प्लांट्स वगैरह भी लगाने का, उनके पैर की उंगलियां भी खींचने की। और तो और हमारे ना उन दिनों बहुत इंटरेस्टिंग, मैं अभी जब जाता हूँ आर के पुरम से, तो मुझे वो पुरानी चीज़ें याद आती है। वहाँ नए नए गवर्नमेंट के ऑफिस खुले थे आर के पुरम सेक्टर 1 में, और वहाँ पे ना पानी के कूलर लगे। उस वक्त तो कूलर फ्रिज तो होते ही नहीं थे, तो घड़े का पानी होता। तो हमारा घर स्कूल के पास था, मार्केट के पास, सेक्टर 1, 1083।
1083 सेक्टर 1। अभी भी है, मैं अभी थोड़े दिन पहले बाहर से देख के आया। तो हमारे टीचर ने हमारे देखा कि आप अपने घर से जग उठाओगे, ये गवर्नमेंट के ऑफिस में जाओगे, आप बच्चों को रोकेगा ही नहीं, और ठंडा पानी हमारे लिए लेके आओगे। तो हमारी ड्यूटी होती थी और बड़ा मजा आता था। तो गवर्नमेंट की बात की तो शायद 8वीं कक्षा में ने आपने डिसाइड किया था मैं सरकारी कर्मचारी बनूं। अरे नहीं 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 नहीं, देखिए हमारी अब गांव से आपको इच्छा जताई थी ऐसे कि मिले तो अच्छा है। देखिए हम तो, मैं बताता हूँ, हम गांव में पढ़े, मतलब पढ़े क्या, गांव में रहते। तो हमको जब RK-पुर में सबसे पहले आए तो वो गवर्नमेंट कॉलोनी पीएंस की कॉलोनी थी, चपरासी। तो हम देखते थे सुबह वो 10 बजे वाइट ड्रेस पहन के, हाथ में टिफिन लेके, DTC की बस पकड़ के 46 पकड़ के ऑफिस जाते थे, और वहाँ से शाम को 5 साढ़े 5 सब लौट। हमको लगता है क्या लाइफ है, कितनी बढ़िया लाइफ है, क्योंकि हम उसको कंपेयर करते हैं गांव की लाइफ से। तो हम कहते हैं ये पढ़ लिख के जाएंगे तो ये सरकारी ऑफिस में चपरासी की नौकरी मिल जाए, कितनी बढ़िया है, कोई टेंशन ही नहीं। और लेट मी टेल यू, मैं हमारे आसपास वही लोग हम देखते तो पूरा लाइफ एंजॉय करते थे। तो आदमी को, तो मुझे चाहते कि वो बनेंगे। तो पर अब डेस्टिनी कुछ और होती है। बिल्कुल बिल्कुल, डेस्टिनी तो, और बहुत अच्छी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली, ऐसा मैं उसके ऊपर आ रहा हूँ। कॉलेज लाइफ की आपकी बात करते हैं सर। एग्रीकल्चर में आपने पढ़ाई की, एग्री इंजीनियरिंग, वो अनुभव कैसा रहा? उदयपुर में आप पढ़े, तो वो जो कॉलेज की जो लाइफ है वो तो डिफरेंट लाइफ ही होती है कि यूथ होती है, यूथफुल होती है वो, और लोगों के साथ मस्ती भी हम करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स भी होते होंगे जो आपको यादगार रहे होंगे। ऐसे कोई इंसिडेंट्स हमारे साथ शेयर करना चाहें तो आप। देखिए कॉलेज, पहली बात तो कॉलेज में ये वो भी मेरी लाइफ मोर बाय डिफॉल्ट देन डिज़ाइन। देखिए क्योंकि जैसे मैंने बोला हाई सेकेंडरी की हम इतने थे तो नहीं कि हो, मार्क्स आए थे 54.8, मतलब 55%, थोड़ा कम, थोड़ा सा। पर मैथमेटिक्स में डिस्टिंक्शन थी 78%। तो आप इमेजिन कर सकते हैं बाकी सब्जेक्ट में कितने आए होंगे। है नहीं हो। तो इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने का था उस वक्त, इंजीनियरिंग मेडिकल एक ही होता था, तो मेडिकल में तो सवाल नहीं था। अब इंजीनियरिंग कॉलेज गिनती के होते, दिल्ली में एक था, बाकी रीजनल कॉलेज में हर स्टेट के लिए कुछ सीटें होती थी। तो उसमें जो मार्क्स थे उस पर एडमिशन हमको मिलने वाला था नहीं। उसी वक्त मेरे एक दोस्त ने, वो जा रहा था उस वक्त कनाडा पर, उसने मुझे बताया कि यार दिल्ली गवर्नमेंट की, दिल्ली स्टेट की डिफरेंट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में कुछ सीट्स होती है। तो मैं दिल्ली स्टेट की ऑफिस में गया, मैं पूछा कौन कौन से कॉलेज में क्या सीटें हैं। उन्होंने बोला कि हमारा उदयपुर में जो कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, CTI, उसमें 2 सीटें हैं। तो उसमें मैनुअली अप्लाई किया, एडमिशन मिल गया, मजे आ गए। और लाइफ में पहली बारी, मतलब मैं अकेला, मुझे उस वक्त हम 11th पास कर ली, तो आप गांव चले गए थे। तो गांव से एक बड़ा लोहे का ट्रंक और एक बिस्तरा लेके मुझे मेरे घर वालों ने पंजाब मेल में बिठा दिया कि आप जाओ उदयपुर। अब इमेजिन के 11th के बाद तो कितना 16-17 साल का था, है। वहाँ से मैं पंजाब मेल से मैं दिल्ली आया, दिल्ली पुराने स्टेशन पे उतरा। वहाँ से मैं रिक्शा लेके सराय रोहिल्ला गया, और सराय रोहिल्ला से चेतक एक्सप्रेस पकड़ के उदयपुर के लिए निकला। और जब गाड़ी अजमेर पहुंची, फ्लड आए, रास्ता बंद। और मेरे पास तो इतना बड़ा ट्रंक और बिस्तर, वो उठा के किसी तरह से राजस्थान रोड की बस में चढ़ा के फिर अजमेर से उदयपुर पहुंचा। शाम हो चुकी थी 8, और हमारा जो कॉलेज था शहर से बाहर जंगल में 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर था, एक टांगे में हो गया। तो मैं कहता हूँ कि लाइफ का वो जो एक्सपीरियंस था ना, मैं इमेजिन कर सकता हूँ। आज हम सोच ही नहीं सकते कि ये 16-17 साल का लड़का ऐसे गांव से अकेला जाएगा 10 साल के। पर कॉलेज के डेज सबसे बड़ा था कि हम जब उदयपुर में गए CTI में, उसमें जैसे मैं दिल्ली से था, आधे बच्चे राजस्थान से थे, बाकी हर स्टेट से 2-2 3 बच्चे, चाहे असम हो, गुजरात से भी 5-6 बच्चे थे, हिमाचल से थे, जम्मू एंड कश्मीर से थे जी, मणिपुर, नागालैंड। तो एक बहुत ही कॉस्मोपॉलिटन कल्चर। और पहली बार हमको घर के बाहर मेस में खाने का जो शुरू के कुछ महीने लुत्फ हुआ ना, थोड़ा टाइम ही रहा तो वो था। फिर माँ के खाने की याद आ गई। और
दूसरे मेरा एक जो रूममेट था आशुगर, वो दिल्ली से ही था, पर वो काफ़ी अच्छा था, काफ़ी तेज था। तो ये सब काफ़ी जाके जो सीखने को मिला, रोज मस्ती में अपने, मतलब आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं, आप खुद ही डिसाइड करो कब सोना है, कब उठना है, कब खाना खाना जाना है। तो थोड़ी इंडिपेंडेंस बंदे को पहली बार फील हो रही थी। राइट राइट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो कॉलेज में कोई कल्चरल एक्टिविटीज़ वगैरह में पार्टिसिपेट करते थे सर आप? नहीं इतना, देखिए मैं किसी मैं जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। मास्टर, हर चीज में पार्टिसिपेट, हर गेम में क्या, कल्चर में क्या, पर किसी में आप नहीं कह सकते कि बहुत अच्छे थे। मतलब मैं बता दूं, आई थिंक मैंने कभी किसी को बोला है, जब तक मैं कॉलेज में रहा ना तो मुझे कोई मेडल मिला, ना मुझे कोई ट्रॉफी मिली। हाँ, कभी कभी जनरल नॉलेज कंटेस्ट में पार्ट किया, फलाने में पार्ट किया, उसके सर्टिफिकेट मिलते हैं कि ही हैज पार्टिसिपेटेड इन दिस, ही हैज, कभी जीते नहीं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अभी आपके टर्निंग पॉइंट की बात करते हैं। जब इंजीनियरिंग ख़त्म की, इरमा में आपको एडमिशन मिला, पहले तो ये कैसे मिला और फिर वहाँ पे आपने क्या क्या चीज़ें सीखी, फिर मैं आपके दूसरे पार्ट पे आता हूँ। देखिए मैंने BE एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की, उस वक्त एग्रीकल्चर इंजीनियर की बहुत डिमांड थी, अभी भी है गवर्नमेंट में। मतलब आदमी फाइनल ईयर में आया, किसी को चिंता नहीं होती थी कि अब जिस दिन पास आउट करोगे आपको राजस्थान गवर्नमेंट में या और किसी स्टेट गवर्नमेंट में जूनियर इंजीनियर की जॉब मिल जाएगी और एक जीप मिल जाएगी। तो हमारे यही जितने बच्चे थे सब ये एस्पायर करते कि निकल के जूनियर इंजीनियर बनना, जीप लेके घूमना है, और ठीक रीजनेबल सैलरी। पर कुछ लोग होते थे जो 2-4 होते थे फर्दर एमटेक करने जाते थे, और जो बहुत इंटेलिजेंट होते थे वो IIM, उस वक्त IIM खुल गया था, MBA करने। अभी तो दुनिया भर का, उस वक्त IIM अहमदाबाद ही था एक। अच्छा जी, तो नेचुरली हम उस वक्त हमने फिर सीनियर से इंटरेक्ट करना शुरू कर दिया, पढ़ाई में भी थोड़े सीरियस हो गए। जो बिल्कुल बीच में 20 से ऊपर था, ऊपर के 5-7 में आने शुरू हो गए, ठीक है। और मेहनत, कॉलेज में जाके थोड़ा हमने मेहनत, सिंसियरिटी आ गई, और कुछ सीनियर्स के साथ इंटरेक्शन किया, तो उस वक्त पता चला कि खाली जूनियर इंजीनियर ठीक है, अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करनी चाहिए। तो हमने उस वक्त एमटेक होती थी, एमटेक एग्री इंजीनियर में IIT खड़गपुर में, और हमने अप्लाई किया। मैंने क्या, वो एडमिशन मोरलेस मिल रहा था, पर हमने कुछ सीनियर्स उस वक्त IIM अहमदाबाद में भी थे, तो हमने कहा चलो कैट का, उस वक्त कैट नहीं होता, IIM का एग्जाम होता था, ठीक है, वो देंगे और किस्मत लगी तो देंगे। वो फॉर्म भर दिया। उसी वक्त इरमा, इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैन आनंद की न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट निकली। उस वक्त इरमा को कोई जानता नहीं था, पर उसमें यह लिखा था कि दिस इंस्टीट्यूशन हैज बीन प्रमोटेड बाय नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड उस वक्त टॉप पे था न्यूज में, बिकॉज उस वक्त डॉक्टर वर्गीस कुरियन ऑपरेशन फ्लड और व्हाइट रेवोल्यूशन का एग्जीक्यूशन कर रहे थे। 80s की बात कर रहा हूँ, मतलब 79 की, 79-80 की। अच्छा, तो इरमा की ब्रांड इक्विटी नहीं थी, पर डॉक्टर वर्गीस कुरियन की ब्रांड इक्विटी उस वक्त टॉप पे थी। उन्होंने ये प्रॉमिस किया कि 1 साल का रूरल मैन का कोर्स है, आप पास आउट करोगे तो आपको 1200 रुपए की नौकरी पर मंथ मिल जाएगी। नेचुरल फर्स्ट चॉइस IIM अहमदाबाद थी, एग्जाम दिया, रिटर्न में पास हो गए, क्योंकि मैथमेटिक्स थोड़ा अच्छा था। ओके, इंटरव्यू में गए, इधर ही IIM अहमदाबाद में गए। अभी भी मैं जब वहाँ से गुजरता हूँ तो मुझे पुराने दिन आ जाता है कि मैं यहाँ इंटरव्यू देने आया था, 3-4 लोगों ने इंटरव्यू लिया और मुझे एज एक्सपेक्टेड रिजेक्ट कर दिया। अरे बाप रे, रिजेक्ट हो गया। क्योंकि देखिए हम हिंदी मीडियम से पढ़े थे, इंग्लिश कम्युनिकेशन में इतने स्ट्रांग नहीं थे, हैं तो ठीक है। पर बाई चांस फॉर्चुनेटली इरमा का एग्जाम भी दिया, उसमें सिलेक्शन हो गया। तो मेरे पास 2 ही ऑप्शन थे, या तो एमटेक करने जाऊं IIT खड़गपुर में, एक आधा और भी MBA था वहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी में मिल गया था, या इरमा करूं। पर इरमा में उस वक्त 800 रुपीज पर मंथ स्कॉलरशिप था। अच्छा। नौकरी 1 साल बाद 1200 रुपए की, 800 रुपीज पर मंथ स्कॉलरशिप और नौकरी की गारंटी, और डॉक्टर वर्गीस कुरियन का नाम, बस इतना ही था, और कुछ मालूम नहीं जी। अमूल क्या है कुछ मालूम नहीं, बिल्कुल। तो ज्वाइन कर लिया, फिर इरमा में ज्वाइन किए। वहाँ पे जो लोग आए वो तो बहुत ही अच्छे। सर सॉरी टू इंटरप्ट, इरमा की बात करूँगा मैं, लेकिन उससे पहले एक बात आपको याद करवाना चाहूँगा। IIM आपने बोला कि मैं रिजेक्ट हो गया इंटरव्यू में, लेकिन उसी IIM ने आपको जब लेक्चर देने के लिए बुलाया और आप उस रूम से गए, जब आप इंटरव्यू रूम में बैठे थे, तो वो जो अनुभूति हुई उसके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, अनुभूति तो लगी कि
ठीक है, इट इज़ अ लॉस कि आपने एक अच्छे इंस्टीट्यूशंस में आपको मौका नहीं मिला जो आपको मिल सकता था अगर आप में उस वक्त वो कैपेबिलिटी होती, ठीक है। पर आपको ये भी बहुत ही खुशी हुई थी कि ठीक है, मैंने कुछ अभी देखा जाए आज से, मतलब मैं पिछले 12-15 साल से मैं लेक्चर दे रहा हूँ, तो इसमें मैंने कुछ खोया नहीं, ठीक है, हो सकता अभी मौका मिल गया तो एक जो सेटिस्फेक्शन मिलता है और एक जो जिसे कह सकते हैं अंदर से खुशी मिलती है कि या ठीक है, उस वक्त आपने खोया पर आपने हो सकता उससे अच्छा पा लिया। बिल्कुल पाया है आपने, इतने लोगों के साथ जुड़े हैं जी। तो आप इरमा की बात कर रहे थे, फिर वहाँ का जो माहौल था वो देखिए, इरमा इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट था, पर वहाँ जाके मैंने देखा जो वहाँ पे स्टूडेंट्स थे तकरीबन उस वक्त 30-32 थे, भारत के सबसे फेमस और रेप्यूटेड कॉलेजेस से थे, चाहे श्री राम कॉलेज हो, चाहे मतलब प्रेसिडेंट, बेस्ट, दिल्ली, बॉम्बे, IITs, बेस्ट इंस्टीट्यूट। हाँ बिल्कुल, और मतलब पिलानी से सबसे थे और बहुत ही ब्राइट थे, एक्सीलेंट इन कम्युनिकेशन, वेरी वेल करेंट एंड वेरी कमिटेड। क्योंकि इरमा में आया मतलब कमिटमेंट थी, आप अच्छे, कई लोगों ने तो IIM अहमदाबाद को रिजेक्ट करके आए, इरमा में आए। हाँ, संजय घोष था हमारे, और भी 2 थे, तो हमने कहा यार ये तो उसको लगा यार भाई आपने कहीं कुछ यू आर नॉट लॉस्ट एनीथिंग, तो इसे मतलब इंस्टीट्यूट की वैल्यू वहाँ जाके पता चली, इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, बेस्ट ऑफ डॉक्टर वर्गीस कुरियन से मिले, तिरुमदास पटेल से मिले, पहले ही दिन हम मिल गए, फर्स्ट डे इवनिंग। तो उस वक्त जो पता एकदम लाइफ का डिफरेंट, मतलब आप गांव से निकले हो, एक आरके जैसी गवर्नमेंट कॉलेज में स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हो, फिर एग्री, एकदम आपको टोटली माहौल चेंज मिलता है, 360 डिग्री चेंज, बिल्कुल बिल्कुल, तो वहाँ जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। एक्सपेक्ट नहीं किया था, अनएक्सपेक्टेड। और हमारे कोई सर्कल में, फैमिली में ऐसे कोई लोग नहीं थे जो हमको इसके बारे में पहले कुछ बता सके। जी बिल्कुल। तो वहाँ पे पढ़ाई की, फिर पढ़ाई ख़त्म की वहाँ पे, वहाँ से फिर आपकी जर्नी शुरू होती है। हाँ, वो भी देखिए, इरमा के बाद भी लाइफ जो मिला, जो करियर मिला, मोर बाय डिफॉल्ट देन डिजाइन। देखिए मैं जब इरमा में था तो हमारे जो समर प्लेसमेंट टाइप होती है वो भी मैंने की, तो मैंने फार्मर्स ऑर्गेनाइज, मेरा कोई किसान गांव से हूँ, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की, तो मेरा किसानों के प्रति रिलेटेड था कि फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन टाइप में मुझे जाना है। तो NDDP उस वक्त ऑपरेशन फ्लड, वाइट रेवोल्यूशन इम्प्लीमेंट कर रहा था, उस वक्त वो स्पेयर टीम बनती थी वहाँ। स्पेयर टीम का काम क्या था कि गांव में, जिले में जाना, जिले में हर गांव में जाके सहकारी मंडली बनानी, उसमें एक प्रोक्योरमेंट का आदमी होगा, एक फाइनेंस का होगा, एक मार्केटिंग, और जाके गांव में मंडली बनानी और उनका दूध इकट्ठा करके डिस्ट्रिक्ट यूनियन पे प्रोसेसिंग प्लांट बनाना, उसकी मार्केटिंग। तो मैंने कोल्हापुर में काम किया, मैं वहाँ जाके, एक चरण गांव था, 2 गांव में जाके मैंने सहकारी स्पेयर टीम में काम करके मंडली बनाई। तो मुझे लगा ये मेरे बैकग्राउंड से और मेरी बिल्कुल रिलेटेड, मुझे मतलब यू कैन फील एट होम, एंजॉय करोगे। हाँ, सब कुछ गाँव देखा, सब देखा। तो NDDP में जॉब निकाली, स्पिरिट मतलब फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन, मैंने अप्लाई किया, मैंने कहा मुझे मिल जाएगी जॉब, पर वहाँ पे भी रिजेक्शन हो गया। और रिजेक्शन सिंपल, क्योंकि मैंने कुछ डिमांड ज़्यादा, हम वहाँ क्या, हमारे क्लास में BA BCom भी थे, हम, और हमने 5 साल की इंजीनियरिंग की थी, तो हमने क्वेश्चन पूछा कि हम तो इंजीनियर्स हैं, ये BA BCom है, हमको उनसे 1-2 ग्रेड ऊपर रखो। वो कहते नहीं, हम तो एक ही लेवल पे रखेंगे, आपको अगर एक ही लेवल पे आना तो बताओ। हमने भी मस्त, नहीं हम तो नहीं आएंगे, और वो रिजेक्ट हो गया। फिर लगा जॉब नहीं है कोई, पर बाई चांस गुजरात मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन, अमूल की एक जॉब निकली कि जयपुर में उनको सीनियर सेल्स ऑफिसर चाहिए, और वोल्टास उस वक्त मार्केटिंग करते, उनसे टेक ओवर करना है। हमने अप्लाई कर दिया। उस वक्त तक मेरे पेरेंट्स राजस्थान में बांसवाड़ा में आके सेटल हो चुके थे, यहाँ से पास में है 240। तो हमने घर का एड्रेस राजस्थान बांसवाड़ा लिख दिया, तो लगता है मैनेजमेंट को लगा कि जयपुर में, राजस्थान में आदमी चाहिए, ये राजस्थान का इसको ही ले लेते और रेस्ट इज हिस्ट्री। बस 40 साल हो गए। 40 साल से आप यहाँ पे हो, बहुत अच्छे से काम कर रहे हो, लेकिन जो आपने बोला कि सीनियर सेल्स मैनेजर की जो सीनियर सेल्स ऑफिसर की जो पोस्ट थी, पहले दिन जब आपने कदम रखा वहाँ पे,
वो कैसा एक्सपीरियंस था, किस तरह से फिर आपकी डॉक्टर कुरियन से मुलाकात होती है, वो जो अनुभव है उसके बारे में बताइए। डॉक्टर कुरियन से मुलाकात तो हमारी इरमा के दिनों में बहुत होती, बिकॉज उनके लिए इरमा एक न्यू बॉर्न बेबी था, और जैसे बच्चे की केयर करते हैं वो ऐसे ही केयर करते थे। मतलब रेगुलर इंटरेक्शन रहता था। मतलब हम बहुत फॉर्चुनेट कि पहले दिन इंटरेक्शन हुआ, दौरान हुआ, जब हम पास आउट हुए तब भी इंटरेक्शन हुआ, और फॉर्चुनेट उन्हीं के ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का मौका मिल गया। तो जब देखिए मुझे जॉब मिली सीनियर सेल्स ऑफिसर की, मैंने अहमदाबाद ज्वाइन किया, जो हमारा, क्योंकि अहमदाबाद ऑफिस के अंडर आता था राजस्थान, वहाँ ऑफिस था नहीं अमूल का, है जी। तो मुझे बोला गया कि आपको जयपुर जाना है, वहाँ ऑलरेडी हमारा एक सेल्स ऑफिसर है, आपको वहाँ जाना है, और उसको आपको वहाँ पे अपना अमूल का एक ऑफिस खोलना है, क्योंकि भी वोल्टास का एक डिवीजन होता था, पीसीपी, फार्मा कंज्यूमर प्रोडक्ट डिवीजन, वो अमूल के प्रोडक्ट्स की डिस्ट्रीब्यूशन करता था उनके डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू, तो उनसे टेक ओवर करना है। तो हमने तो सामान उठाया, यहाँ से शाम को ट्रेन से बैठे, सुबह सुबह जयपुर पहुँच गए, किसी फ्रेंड की कोई फैमिली थी, पहले तो उनके घर चले गए, सामान रखा, नहाए धाए, फिर वो जो सेल्स ऑफिसर का एड्रेस था उसके घर पहुँच गए। तो वो मेरे से तकरीबन 10-12 साल एज में सीनियर था, और सेल्स का राजीव वर्मा, बाटास में बेस्ट ऑफ द कंपनी में एक्सपीरियंस था काम करने का, और उसकी फैमिली भी थी, उसके घर पे ही ऑपरेट कर रहा था। तो जब मैं वहाँ गया तो वो भी बेचारा शॉक हो गया, क्योंकि वो सोच रहा था कि ये जो जॉब है वो उसके लिए है। तो मेरे लिए सबसे बड़ा, नौकरी करते सबसे बड़ा चैलेंज था कि एक सीनियर आदमी, एक मेरे से ज़्यादा बेटर इन कम्युनिकेशन, बेटर एक्सपीरियंस, नॉलेज फील्ड की, उससे मतलब वो, तो पहली बात तो मैंने कहा चलो, वो कहता अभी क्या क्या करेंगे, ऑफिस तो था ही नहीं। मैंने कहा तुम्हारे घर से ही हम ऑपरेट करेंगे। मैंने उसमें मेरा भी फायदा था, वो मेरिट था, है तो चाय पानी नाश्ता होता मेरे पास तो घर भी नहीं था रहने को, किसी के घर पे रहता था। और सेकंड, मैंने पहले दिन कहा कि इससे मुझे सीखना है, क्योंकि लाइफ में जब तक मैंने ज्वाइन नहीं किया, मैंने जिंदगी में कभी फोन नहीं किया, फोन में नहीं किया, कभी होटल में नहीं रहा, और कैसे ऑफिशियल कम्युनिकेशन लिखते वो पता नहीं। उसके पास बजाज स्कूटर था, उसके स्कूटर के पीछे बैठता था, और जो दुकानों पे जाना, जो भी काम करने थे नया ऑफिस खोलने के लिए, वेयर हाउस देखना, उसको फ़ोन मोबाइल तो थे नहीं। और रात को आप 8-9 बजे के बाद पोस्ट ऑफिस में चले जाते थे, अपनी कॉल बुक की, और बॉस अहमदाबाद से बात करने के लिए, और कभी 10-11 बज जाते थे तो वापस आ जाते, क्योंकि बॉस सो गया होगा। पर मैंने ये देखा, मैं कहीं पे भी उसके साथ, राजीव वर्मा के साथ गया हूँ, मैंने कभी अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं कराया, पर बहुत सीखा। क्योंकि वो मैंने देखा कि आपको जिंदगी में शुरू, अभी जो भी आते हैं, मैं कहता पहले आप नीचे से नीचे उससे भी सीखना को पड़ेगा। वो लर्निंग जो कर्व था शुरू के 3-4 महीने, इट वाज लाइक दिस, दैट इज रियली पेड। बिल्कुल। कुरियन साहब से आपने कौन सी क्वालिटीज सीखी? इतने साल आप, 30 साल आप उनके साथ जुड़े रहे। देखिए, डॉक्टर कुरियन बेसिकली एक जो विजनरी थे, उनका सबसे बड़ा जो हमने जो देखा कि एक तो उनकी जो वैल्यू सिस्टम था ना, उसमें वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे। इतने साल में देखा, और कई एग्जाम्पल्स हैं। मतलब जैसे एक तो इंटीग्रिटी है। बताओ, मैं आपको एग्जांपल दूं, जब हम इरमा से पास आउट हो रहे थे, तो हमारे एक बैच में ने पूछा कि सर यू आर द, आप चेयरमैन अमूल में भी हो, एनडीडीबी में भी हो, दूसरी भी 3-4, तो आप प्रोफेशनल रखते हो, उनको प्रमोट करते हो, उनको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो, क्या देखते हो आप आदमी, किसको लगता है कि आप ये प्रोफेशनल आपके लिए अच्छा है? तो उन्होंने कहा मैं 3 चीज़ें देखता हूँ, इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी। एक तो मतलब वो कहते हैं इन चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ कर ही नहीं सकते, इसमें नथिंग लाइक कि ग्रे, इधर है या नहीं, बीच का नहीं कुछ। सो एक तो वो चीज़, और देखा ये खाली बातें में नहीं, उनके एक्शन में भी है। हाँ, मुझे याद है कि मैं अहमदाबाद आ गया था, ब्रांच मैनेजर था, मेरा एक सूरत में बंदा था, बहुत अच्छा काम करता, बहुत अच्छा रिजल्ट देता था। उसने कुछ अपने टीए बिल में कुछ गड़बड़ की, पकड़ा गया। तो मामला आया, तो हमने नेचुरली, मेरे एमडी थे उसका जे बख्शी, उनके पास गया।
उन्होंने कहा यार मैंने कहा सब बहुत अच्छा रिजल्ट करता, गलती होगी बेचारे से, नया नया कॉलेज से आया। तो उन्होंने डॉक्टर कुरियन से बात की, कहते डॉक्टर नथिंग डूइंग, जरा से भी नहीं, इमीडिएट। और ऐसे लाइफ में मेरे बहुत एक्सपीरियंस, जो अमूल में हम कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते इंटेग्रिटी पे, यही रीजन है इसका। एक है पंक्चुअलिटी इन टाइम। कोई भी मीटिंग अगर 10 बजे शुरू होनी है तो आप 10:01 पे रूम में एंटर नहीं हो सकते। अच्छा। इस टाइप की, और पहले भी नहीं जाना। डॉक्टर कुरियन कभी किसी मंत्री को या किसी को मिलने जाते थे, अगर आप पहले जाओ तो घर के आसपास चक्कर काटो, ना तो पहले जाओ ना बाद टाइम पे जाओ, 5 मिनट पहले ठीक है चले जाओ, क्योंकि वो आपको एक्सपेक्ट कर रहा है। तीसरा, जैसे आपने जो शब्द से शुरू किया, देश युवा वर्मोए शुभ कर्मन से कपू ना डरूं हर सो जब जाए लड़ूं निश्चय कर आत्म जीते। बोला डॉक्टर कुरियन ने देखा, हालांकि उनको पता नहीं होगा शब्द, पर कि अगर आप अच्छा काम कर रहे हो, किसानों के लिए काम कर रहे हो, उनके फायदे की बात कर रहे हो, तो आपको किसी से नहीं डरना। वो जो उनकी निडरता थी ना, जो बड़े से बड़े ब्यूरोक्रेट्स हों, बड़े से बड़े पॉलिटिशियन हो, बड़े से बड़ा आदमी हो, हमने देखा उन्होंने फाइट किया अगर आपका कॉज सही है, और हमेशा जीत के निकले। ऑपरेशन व्हाइट लाई है, एक बहुत बड़ा इलस्ट्रेटेड वीकली में एक आया था कि उस वक्त उन्होंने बोला था कि ये पूरा जो ऑपरेशन फ्लाइट फाइटर है पूरा व्हाइट लाई है, और दिल्ली में बड़े बड़े मंत्री भी उनके खिलाफ थे। कैसे उन्होंने फाइट किया, और आदमी होता तो छोड़ता रहे, कैसे फाइट करेंगे। पर वो निडरता में देखी जो उन्होंने वर्ल्ड की बिगेस्ट मल्टीनेशनल को फाइट करके किया, बड़े बड़े पॉलिटिशियन को, बड़े बड़े मंत्रियों को। क्यों? आपको कॉज सच्चा है, अपने लिए नहीं कर रहे आप, एक कॉज के लिए कर रहे हैं, तो सफलता मिलेगी मिलेगी। ठीक है, कभी देर हो जाएगी, कभी फाइट लंबी होगी, पर आप एक दिन जीतोगे, छोड़ो मत फाइट को। तो वो लीगेसी आप भी मेंटेन कर रहे हो सर। अभी आप एमडी हो, करीब 12 साल हो गए आपको एमडी बने हुए। जब आपने कुर्सी संभाली एमडी की, तो कुरियन साहब ने पहला आपको फ़ोन किया था। हाँ बिल्कुल। तो वो क्या कहा था उन्होंने आपको? देखिए, मुझे याद है कि जब मैं जून 2010 में मुझे मैनेजिंग डायरेक्टर की जिम्मेवारी मिली, और मैं नेचुरली सब काम पर शाम को उनको मिलने गया, क्योंकि उनका घर भी पास ही था, घर जाते वक्त मिला था। तो बहुत खुश थे, क्योंकि उनको लगा कि बिकॉज देखिए आज आपने एक पौधा बोया है, आप चाहेंगे कि कल को इसको देख रेखने वाले भी आपकी जैसी सोच के हों, क्योंकि उनको लगा कि अमूल को मैंने जो 60-61 साल से इतना बड़ा किया, आगे कैसे। तो उनको जो खुशी मिली, और उन्होंने यही बोला, सोडी कभी भी आप ऐसा कुछ मत करना जिससे किसानों को, पशुपालकों को नुकसान हो। अगर आप इनका भला देखो तो आपको कुछ नहीं कोई कर सकता। और मैंने देखा, हमने उसको फॉलो किया। मैंने ये भी देखा कि कई बार टेम्पररी कुछ लोग आपके अगेंस्ट हो जाते हैं, आपकी राय से नहीं मिलते, आपके काम से सहमत नहीं होते, उनको लगता है कि आप उनके अगेंस्ट जा रहे हो। पर अगर आपने कोई भी डिसीजन, कोई भी प्लानिंग जस्ट मेरिट ऑफ द केस पे की है ना, कभी मैं आपके फेवर में बोल रहा हूँ, कभी मैं आपके, तो धीरे धीरे सब लोगों को पता चलता है कि ये आदमी सही होगा तो सही बोलेगा, गलत होगा तो गलत, तो फिर आप उससे निकल आते हो। बहुत अच्छी बात बोली सर आपने। जब आप अभी यहाँ पे एमडी के तौर पे हो, काफ़ी प्रोडक्ट्स लॉन्च हुई, करीब 50 से भी अधिक प्रोडक्ट्स लॉन्च हुई है। आप इनोवेशंस और उसके लिए काफ़ी ओपन हो, आइडियाज़ लेने के लिए, आप किसी से भी आप आइडियाज़ लेते हो। तो ये जो क्वालिटी है वो कैसे मेंटेन हुई और कैसे डेवलप हुई, और आइडिया से आपको क्या सही में क्या क्या सीखने को मिला उनसे? जैसे आइडिया तो कहीं से भी ले सकते हैं। पहले देखना हम किस बिजनेस में हैं। हम खाने पीने के बिजनेस हैं, वो दूध के मेनली। तो बताइए, दूध और दूध की पैदाश के बारे में सब लोग इन्वॉल्व हैं, आप भी, आपकी वाइफ भी, आपके बच्चे भी हैं। ठीक है, आपने कोई अच्छा प्रोडक्ट बनाया, कोई अच्छी मिठाई बनाई, अच्छी आइसक्रीम बनाई, तो सब लोग आइडिया दे सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊं आइडिया, एक दिन हम डाइनिंग टेबल पर बैठे थे हैं, तो मेरी बेटी ने वो गार्लिक ब्रेड बनाई,
गार्लिक पेस्ट लगाया और फिर ओवन में डाल के, फिर कहती पापा ये इतना करना, आप बटर में गार्लिक डाल के क्यों नहीं दे देते? तो अगले दिन जाके अपने लोगों को बोला यार ऐसा आएगा, और कहते ठीक है ट्राई कर लेते, वो गार्लिक बटर बना, अच्छा लगा, अभी अच्छा बिक रहा है। तो आइडिया, आप ट्रेन में बैठे हो, आपको लोग आइडिया दे देंगे कि यार साहब आपका वो एक लड्डू, अब अमूल जैसे आइसक्रीम है, तो लोगों ने कहा कि आप अमूल डेयरी में आ चुकी है 1990 तक की बता, आप आइसक्रीम क्यों नहीं बनाते? आपके दूध की कमी, लोग सोप बनाने वाले बना रहे हैं, आप नहीं बना रहे। और आइडिया कोई भी दे, और हमारा आइडिया को हम ना मना नहीं करते, ठीक है अगर ठीक लगेगा तो हम 2-4 जो हमारे प्लांट वाले होते हैं उनको बोल देते हैं कि चलिए आप इसका ये नया रेसिपी बना के लाओ। वो बना के लाए गए, अच्छी आइसक्रीम या अच्छी रबड़ी या कोई अच्छा फ्लेवर आइस, जो भी प्रोडक्ट का चीज़ का, हम खुद टेस्ट करेंगे, ठीक लगेगा, फिर अपने कलीग जो हमारे अच्छा हमारे ऑफिस में यंगस्टर्स भी हैं, हमारे जैसे भी हैं, सबको खिलाएंगे। है कुछ ज़्यादा मार्केट रिसर्च नहीं करने की, सैंपल घर पे भी ले जाएंगे। डॉक्टर कोरियन कहते थे खाने पीने में क्या मार्केट रिसर्च करना, तुम अपनी वाइफ को दो, मैं अपनी वाइफ को देता हूँ, दोनों पास करें तो प्रोडक्ट लॉन्च कर दो। और हम ये करते प्रोडक्ट डेवलप करते थे जो प्रोडक्शन वाले ही हैं, ताकि उनकी ओनरशिप है। और हमारे तो अभी 80-90 प्लांट है, तो फटाफट आप नए नए प्लांट प्रोडक्ट बना सकते हो, कोई अलग से न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट डिवीजन नहीं है। अच्छा, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट डिवीजन नहीं है। तो आपने सर एक ऐसी बात भी मैंने सुनी है, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, कि यंगस्टर्स को आप अपॉर्चुनिटीज़ देते हो, फ्रेशर्स को रादर, जो भी पास होके आते हैं तुरंत आप नौकरी पे लगा देते हैं। तो जब आप पहले जुड़े थे अपने टाइम में जब यंग थे, और अभी आप जो नए नए एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं, उनमें आप क्या फ़र्क महसूस करते हो? देखिए पहली बात तो जो अमूल आज है, जो आपने बताया, मैं 40 साल से इसमें हूँ, नंबर MD हूँ, मेरे नीचे मेरा CEO है जैन मेहता, वो 32 साल से है, या उसका कलीग है मनोज पानी, वो भी 32 साल इरमा से है। हमारा जितने भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट टॉप के सब लोग पहली जॉब पे है। तो हम सिर्फ कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू लेते हैं बेस्ट ऑफ द कॉलेज से, जरूरी नहीं कि सारे कंटिन्यू रहें, ज्वाइन करते हैं 3 साल 5 साल 7 साल, अच्छी अपॉर्चुनिटी चले जाते हैं, कुछ रह जाते हैं हमारे जैसे हैं, और फिर लाइफ में ऊपर उठते हैं। तो उससे हमारा क्या, हमारा एक ही ऑब्जेक्टिव है कि उससे जो आपका DNA है ना, वो डॉक्टर वर्गीस कोलिन का वैल्यू सिस्टम वाला DNA है, त्रिभुवनदास पटेल का पशुपालकों को समर्पित DNA वो रहता है। बहुत अच्छी बात बोली। 2 साल बहुत ख़राब हुए सर हमारे कोरोना में। कोरोना ने डॉक्टर RS सोढ़ी को क्या सीख दी, क्या सिखाया? देखिए वही सीख जो मैंने आपने जिससे आज की इंटरव्यू शुरू की कि आप अच्छे काम में लगे तो डरना नहीं। तो जिस वक्त सब बंद हो गया, लोग सोच रहे थे कि कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा, चलेगा नहीं, हमने एक दिन का 1 मिनट तक दूध का प्रोक्योरमेंट बंद नहीं किया। किसानों को उस वक्त सबसे ज़्यादा जरूरत थी। दूसरी तरफ प्रोडक्ट का अवेलेबिलिटी या मार्केटिंग अवेलेबिलिटी, पैनिक बाइंग थी। जब 24 मार्च को डिक्लेयर हुआ, हालांकि बोला था कि दूध एग्जम्प्टेड है, पर लोगों में पैनिक बाइंग थी कि कल को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इमीडिएटली मैंने अपने भाई को बोला, यार तुम एक मोबाइल पकड़ो, मैंने इंटरव्यू दिया कि कल आपके घर दूध आएगा, दही आएगा, पैनिक बाइंग मत कीजिए। वो विदिन 10 मिनट सब चैनल्स पे आ गए। पर कोरोना में हमने ये सीखा कि एक तो आपको फ्रंट में रह के एज ए लीडर लीड करना पड़ेगा। मैं बोलूँ मैं वर्क फ्रॉम होम करूँ और मेरा दूध का डिस्ट्रीब्यूटर बेचारा सुबह सुबह खड़ा के दूध बेचे, वो पॉसिबल नहीं है। आपको भी खड़ा होना पड़ेगा। तो एक भी दिन हमारी जो टॉप थीम थी उन्हें घर पे नहीं बैठी, प्रिकॉशंस लिए, नीचे वालों को बोल दिया ना, पर टॉप टीम पूरी, चाहे वो हमारे ऑफिस हों बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, चाहे हमारे डेयरी प्लांट्स हों। अब डेयरी प्लांट बनिस्पत उनको तो बेचारा को 3 शिफ्ट काम करना पड़ा। लेबर को भी, हमारे जितने भी डेयरी प्लांट थे, हजारों लेबर का आसपास रुकने का इंतजाम करना पड़ा, उनको खाने पीने का इंतजाम करना पड़ा। जो हमारे ट्रक्स दूध लेके या प्रोडक्ट लेके जाते थे उनको खाना बना के पैक करके देते थे, क्योंकि रास्ते में कोई ढाबा नहीं खुला। पर इस दौरान हमको ऐसे भी पता चला कि कुछ लीडरशिप की क्वालिटी भी लोगों में मिली, ऐसे भी मिले। पर एक बात बता दूं, जो हमको कॉपरेशन, जो हेल्प, चाहे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो चाहे प्राइवेट हो, सभी ने बहुत ज्यादा दी।
ये हमने देखा। किसी को एक बार किसी कलेक्टर को फोन करके एक बार बोल देते थे कि आपके गोवा में फलानी जगह मेरा ट्रक रुका हुआ है, देखो काम हो जाता। बढ़िया सर, अभी हम थोड़ा शो के अंत में जा रहे हैं, लेकिन ये कुछ प्रश्न ऐसे हैं कि जो आपसे जवाब अपेक्षित है। अभी अभी केंद्र सरकार ने जो नया एक मंत्रालय खोला है, सहकारिता मंत्रालय, उससे क्या फ़ायदा होगा? किस तरह से आप इस इनिशिएटिव को देखते हैं? देखिए निश्चित जी, अभी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो सहकारी मंत्रालय अलग बनाया और बोला सहकार से समृद्धि, कुछ लोगों को लगा हुआ ये एक अलग कोई नया स्लोगन है, पर अगर आप उसके अंदर जाएं, देखिए क्या है कि जब से भारत आज़ाद हुआ, भारत का अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है, पर जो ग्रामीण भारत की जो डेवलपमेंट है वो शहरी भारत इंडिया के बराबर नहीं, डिस्पैरिटी बढ़ती जा रही थी। और भारत की जो इकोनॉमी है ना, मैं इसको 3S इकोनॉमी बोलता हूँ। छोटे किसान या छोटे वर्कर्स है, छोटे दुकानदार या ट्रेडर्स है, और छोटा कंज्यूमर है, 3S। अगर इन लोगों का डेवलपमेंट करना तो आपको ऐसा बिजनेस मॉडल देना पड़ेगा जो किसान या छोटे वर्कर्स का भी ध्यान रखे और छोटे कस्टमर। अभी आप देख रहे हैं ना, पिछले 10-15 साल से टेक्नोलॉजी आने से जितने भी बिजनेस डेवलप हुए हैं, वो छोटे लोगों के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को एग्रीगेट करके टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म देके उसकी मार्केटिंग आपके घर पे, चाहे वो खाने की डिलीवरी हो, चाहे वो टैक्सी हो, चाहे आपने घर पे कोई सामान खरीदना हो, वो छोटे लोगों से लेके। तो ये कोऑपरेटिव मॉडल में ये है कि छोटे लोगों को कैसे बिजनेस एंटरप्रेन्योर बनाया जाए। आज अमूल भारत की सबसे बड़ी फूड कंपनी है, 61,000 करोड़ था पिछले साल, इस साल कम से कम 75-80 हजार करोड़ हो जाएगा, पर इसके मालिक 36 लाख गुजरात के किसान परिवार हैं। तो भारत सरकार ने देखा कि अगर छोटे लोगों को बड़ा उद्योगपति बनना है, बड़ा उद्योग लगाना है, बड़े, तो उसके लिए सहकारिता ही एक मॉडल है जिसमें ये लोग अपनी सर्विसेज या प्रोडक्ट एग्रीगेट करें, टेक्नोलॉजी का प्लेटफॉर्म ले, मार्केटिंग के प्रोफेशनल रखे और कंज्यूमर तक पहुंचाए। और ये जो सहकारिता सिर्फ दूध तक ही या क्रेडिट कोऑपरेटिव या हाउसिंग में नहीं है, आप किसी चीज में भी लगा सकते हैं, चाहे वो सिक्योरिटी सर्विसेज हो, चाहे फूड डिलीवरी हो, चाहे टैक्सी हो, चाहे मेड सर्वेंट हो, चाहे जिम के इंस्ट्रक्टर, आप किसी चीज में लगा सकते हैं। चाहे आप जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स फैक्ट्रीज में रखते हैं वो भी अपने सहकारी मंडली के थ्रू ले सकते हैं। तो अभी हम सर आज़ादी का अमृत काल और आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आने वाले 25 साल, क्योंकि 25 साल बाद हम 100 साल पूरे करेंगे, अमूल का रोड मैप क्या रहेगा, और ख़ास करके जो कोऑपरेटिव सेक्टर है उसकी रणनीति और रोड मैप क्या रहेगा आपके हिसाब से? देखिए, अमूल का रोड मैप वही है जो भारत का रोड मैप है, क्योंकि अमूल एक ग्रामीण भारत की संस्था है और भारत में अभी भी 65% लोग ग्रामीण भारत में रहते हैं। और अगले 25 साल देखने हैं तो पिछले 25 साल देख लीजिए। अब मैंने 40 साल पहले जब अमूल ज्वाइन की थी, हमारा टर्नओवर 121 करोड़ था और हमारा दूध का प्रोक्योरमेंट और संकलन 12 लाख लीटर प्रतिदिन था। आज 40 साल बाद 61,000 करोड़ और 280 लाख लीटर प्रतिदिन दूध, मैंने भी नहीं सोचा था। और जिस हिसाब से हम बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है कि आने वाले 25 साल में अमूल का टर्नओवर, तो बाद में बताऊंगा, अमूल इस वक्त पूरे विश्व में अभी 7वें-8वें के बीच में है। पूरे विश्व में नंबर 1 होगी डेयरी टू दी वर्ल्ड, और 30 लाख करोड़ हमारा टर्नओवर होगा। आपको लगता होगा ये मजाक कर रहा हूं, देखिए मैं बता रहा हूं, मैं 11 साल पहले जब बना था तो हमारा अमूल का टर्नओवर 8,000 करोड़ था, और इस साल मैंने बोला 75 से 80 हजार करोड़ हो जाएगा 12 साल। तो आप तो 25 साल की बात कर रहे हो। और भारत विश्व की पहली 3 इकोनॉमी में होगा, 4 में तो आ ही गया, हो सकता है पहले नंबर 2 पे आ जाएगी। तो अभी भारत, जैसे हमारे आधे में 25 साल में भारत वर्ल्ड की डेवलपिंग से डेवलप नेशन में आ जाएगा। बहुत बढ़िया बोला सर।
और जी दूध में इंडिया विल बी डेयरी टू दी वर्ल्ड। बहुत सारी बातें हो गई, आपके करियर के बारे में बोली, अमूल के बारे में बोली, आपके एमडी के कार्यकाल के बारे में बात बताई, आपके शौक के बारे में बात करते हैं। घूमना फिरना आप कहाँ पसंद करते हैं? देखिए शौक में सबसे, क्योंकि जॉब भी ऐसा था कि सेल्स मार्केटिंग में घूमना फिरना था, तो शुरू से घूमने फिरने का तो बहुत, जितना मर्जी आप घुमा फिरा लीजिए। जॉर्डन से बगदाद गए थे तो वो बाय रोड गए थे, वो एक्सपीरियंस क्या था, वो समझ में नहीं आया। नहीं, उस वक्त सद्दाम हुसैन का राज था इराक में और फ्लाइट्स अलाउड नहीं थी। हमारा वहाँ पे इराक गवर्नमेंट के साथ एक फूड फॉर ऑयल में बेबी फूड सप्लाई करने का चल रहा था, तो उनको वहाँ जाके मिलना था वहाँ की सरकार को। तो फ्लाइट थी नहीं, तो जॉर्डन में अम्मान में तक की फ्लाइट थी, वो ली और वहाँ से फिर मैंने टैक्सी ली। अच्छा, वो तकरीबन 1000 माइल और बैठ गए टैक्सी में और पूरे डेजर्ट में जा रहे हैं, सिर्फ रोड पे टैंकर्स ही, ऑयल के टैंकर्स थे और कुछ नहीं था। अच्छा, तो पर जाना तो गए, रास्ते में टैक्सी का एक्सीडेंट भी हो गया, फिर वो ड्राइवर बेचारा, ठीक चोट नहीं लगी, दूसरे गांव में गए, वहाँ से नया टैक्सी किया। पर वहाँ पे जाके देखिए, एक तो मैंने देखा कि मैं जब हम बगदाद के पास पहुँचे, उससे 15-20 किलोमीटर पर हर 2 किलोमीटर के बाद AK-47 लेके उनकी आर्मी खड़े रहते चेकिंग के लिए, और जूं घूम के देखते, अच्छा, क्योंकि हम तो सरदार थे, पगड़ी, ओ हिंदी गो, कहीं पर ड्राइवर को बाहर निकाल के चेक करेंगे हम, मुझे नहीं, इंडियंस को बिकॉज ऑफ हिंदी चले। तो उस वक्त तो हम देखते, तब 2-3 दिन रहे वहाँ पे, देखा था प्लेन में लगा रहता था कि अमेरिकन प्लेन आएंगे, बम गिराएंगे, कुछ गिराएंगे, मुश्किल हालात थे उस वक्त, पर बहुत मेमोरेबल रही। इसी तरह 2-3 दिन बाद वापस भी आएगा। खाने पीने की बात करें, वैसे तो खाने पीने के तो आप शौकीन हो गए ही, क्या क्या खाना पसंद करते हैं सर आप? कुछ भी, अच्छा, शुरू से ही खाने पीने का शौक है। अरे मेरी मदर भी कहती, मेरी वाइफ भी कहती, कोई लोगों को होता है कि ये चीज़ पसंद नहीं, हमको कुछ भी खिला दो, टेस्टी होना चाहिए। हम ज़्यादा वो उस तरफ नहीं देखते कि हेल्थ वाइज ये है यार, टेस्ट होना चाहिए, खाने पीने की चीज़ में टेस्ट होना चाहिए, टेस्टी होना चाहिए। हाँ। अभी संगीत की बात इसलिए करूँगा सोढ़ी साहब कि आपकी माताजी भी म्यूज़िक की टीचर थी, उन्होंने BA किया, फिर वो संगीत की टीचर बनी। आपको संगीत का शौक था कि नहीं, और है कि नहीं? नहीं, हम चारों ब्रदर्स में वो मदर का सबसे बड़ा जो दुख था कि मेरे बच्चों में किसी को भी संगीत की तरफ शौक नहीं। तो आपको गाना तो अच्छा लगता है, तो 2 लाइन अगर आप हमारे दर्शकों के लिए गा अरे सके। बिल्कुल, गाना अरे तो कुछ भी 2 लाइन, हमारे दर्शकों की रिक्वेस्ट है। अरे यार, दर्शकों के लिए मुझे तो हमारे दर्शकों के लिए गाना। मेरी वाइफ होती है ना, कभी हम घूमने जा रहे होते हैं ना, कभी हिल स्टेशन पे, तो वही एक हिमालय की गोद का गाना है मनोज कुमार। जी जी, कौन सा है वो यार गाऊंगा तो बता, वर्डिंग बता दूंगा। हाँ, चांद सी महबूब वो बाहों में, ऐसा मैंने सोचा था, बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। बहुत अच्छा लगा। अंत में दूरदर्शन के माध्यम से आप हमारे जो युवा पीढ़ी के लोग हैं और जो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स या बिजनेसमैन हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आज की युवा पीढ़ी को मैं तो यही कहूँगा कि आप बहुत लकी हैं कि आप भारत में युवा हुए, जब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। किसी भी क्षेत्र में, किसी भी फील्ड में, आप जिसमें भी चाहें आप अपना करियर बना सकते हैं, बिजनेस बना सकते हैं, पर लाइफ में शॉर्टकट्स नहीं है, हार्ड वर्क, मेहनत है और लंबी जर्नी है। देखिए, हर आदमी का जो करियर 40-45 साल का होता है। आप ये मत एक्सपेक्ट करो कि मैं 2-4-5 साल में, और ये कोई ये नहीं कि मेरा साथ वाला, मेरा क्लास फेलो वहाँ निकल गया, मैं पीछे रह गया, नहीं। लाइफ बहुत बड़ी है, पर जो आपको मेहनत, ईमानदारी और पेशेंस रखोगे तो लाइफ में आप डेफिनेटली अचीव करोगे जो भी आप करना चाहते हो।
थैंक यू सोडी साहब, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू। बहुत अच्छा लगा आप इस कार्यक्रम में जुड़े और इतनी अच्छी बातें की। तो दर्शकों, ये थे गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर आर.एस. सोडी, जिन्होंने कई पहलुओं पे बात की। उन्होंने अपने बचपन के बारे में बात की, अपने कॉलेज के दिनों के बारे में बात की, अपनी अमूल के साथ जो करियर है वो करियर के बारे में बात की। अंत में उन्होंने जो संदेश दिया, बस वही संदेश देके मैं आज इस कार्यक्रम को समाप्त करूंगा कि एक कहावत है, द ग्रेटेस्ट प्रेयर इज पेशेंस। धैर्य ही सबसे बड़ी प्रार्थना है। तो आप धैर्य के साथ अपने मन से, लगन से, मेहनत से अगर आप आगे बढ़ोगे, काम करोगे, तो सफलता अवश्य आपके कदम चूमेगी। और एक बात उन्होंने कही कि जल्द ही जो अमूल है वो डेयरी टू द वर्ल्ड रहेगा और हम भारत डेवलपिंग कंट्री से जल्द ही कुछ ही समय में डेवलप्ड नेशन की ओर आगे बढ़ेगा। तो इस विचार के साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। अगले रविवार को फिर से एक नए अतिथि के साथ आपके समक्ष उपस्थित रहेंगे। तब तक आपसे इजाजत लेते हैं। नमस्कार।